नमस्कार दोस्तों। आज फिर पुनः एक इम्पॉर्टेंट इशू पर अपना विचार हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपना फेसबुक फ्रेंड तक शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, अभी कोरोना जो है कमबैक हो चुका है, और कमबैक जब हुआ है तो पहले के मुकाबले ज़्यादा हार्मफुल है और ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं इम्यूनिटी पावर की। अगर हम हिंदी में इसे बोले तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। हम भारतीय हैं और हम लोग अपने यदि पुरानी संस्कृति पर नज़र दौड़ाएं तो एक से बढ़कर एक अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हमें अपना स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है। महज मुश्किल से आज से 40 से 50 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जिसे हम कुश्ती बोलते हैं, आज की तारीख में WWE जैसा बेहद रोमांचक, चमक दमक से भरपूर और कुछ हद तक खतरनाक खेल भी बहुत लोकप्रिय है। तो आज से 40 साल पहले प्रत्येक गांव में एक अखाड़ा होता था, अर्थात एक मुलायम मिट्टी से बनाया हुआ एक आयताकार वर्गाकार जगह, जहाँ सुबह सुबह प्रतिदिन हमारे जो पूर्वज थे वो जाते थे, कसरत करते थे और कुश्ती करते थे। एक दूसरे के साथ इतना परिश्रम करते थे कि उनका शरीर पसीना से लथपथ हो जाता था, और ये उनकी दिनचर्या थी। आज की तारीख में हम जिम में जा रहे हैं, पसीना वहाँ भी बहा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सोचने वाली है कि हम जिम भी वही चूज करते हैं जहाँ एसी की फैसिलिटी हो। अर्थात हम जिम में जा तो रहे हैं परंतु पसीना नहीं बहना चाहिए, इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। यदि आप आधुनिकता के दौर में जा रहे हैं तो निस्संदेह आप वहाँ अपना प्राथमिकता दीजिए जहाँ पसीना अधिक से अधिक शरीर से निकलता हो, चूँकि पसीना निकलना अपने आप में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। मैं एक राजा का यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे, राजा कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे लोकप्रिय राजा हुए, और उन्हीं के शासनकाल में विजयनगर जो है अपने चरम पे था। परंतु एक राजा थे जिन्हें राम राया बोला जाता था। आज भी यदि आप जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित डिस्कवरी ऑफ इंडिया सीरियल जब यूट्यूब पर देखेंगे तो उसमें उनके बारे में आपको जिक्र मिल जाएगा। तो राम राया नामक जो राजा थे उनका हम जिक्र यहाँ करना चाह रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण बताने के लिए कि यदि उस नक्शे कदम पे हम चलें तो हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कितना उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। वे प्रायः उस ज़माने की जो परंपरा थी उसके अनुसार लोग प्रातःकाल उठ जाते थे, जिसे आज की तारीख में या पहले भी ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात सुबह 4 बजे का या उससे पहले का समय। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात अपने शरीर पर तिल का तेल मसाज करते थे, अर्थात वो अपने शरीर पर तिल का तेल पूरा लगा दिए, चिपचिपा कर दिए अपना पूरा शरीर को, और इसके बाद वो इतना कड़ा परिश्रम, दंड बैठक, कसरत करते थे कि शरीर से निकलने वाला पसीना से उनका जो तेल है वो पूरा बाहर आ जाना चाहिए, धुला जाना चाहिए। और वे तब तक ये परिश्रम करते रहते जब तक कि तेल का अंश उनके शरीर पर रहता था। जब तेल उनके शरीर से पूर्णतः पसीने से धुला जाए, अर्थात शरीर पर तेल का अंश बिल्कुल नहीं रहे, तब उनका कसरत खत्म होता था। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि उनकी जो प्रजा थी उन्होंने भी अपने राजा का अनुकरण किया। उस समय और आज के दौर में फ़र्क यह है कि उस समय राजा जितना बलशाली होगा, जितना ताकतवर होगा, उनकी विशेषता होती थी, और ये माना जाता था कि मेरा राजा बहुत पराक्रमी है, अर्थात हमारा राज्य सुरक्षित है, किसी पड़ोसी राज्य को हमारी ओर आक्रमण करने का साहस नहीं पड़ेगा।
तो उस ज़माने में राजा अपने आप को बलशाली और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने का हर संभव प्रयास करते थे, परंतु सभी राजाओं का ये प्रयास अपना अपना होता था। तो इसमें जो राम राया नाम के जो राजा थे, उनका ये जो प्रयास है मुझे बहुत पसंद पड़ा, और इतना हम उनसे इस बात के लिए प्रेरित हुए कि आज ये कहानी हम एक वीडियो के माध्यम से आप सबों तक पहुंचा रहे हैं। तो उनका जो ये क्रियाकलाप था सुबह सुबह का राम राया का, इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी प्रजा जो थी वे भी इस कार्य को अनुकरण करने लगी कि हमारा राजा ऐसा करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। और तत्पश्चात परिणाम ये हुआ कि उनके राज्य में उस ज़माने में, जबकि भोजन का पर्याप्त आज जैसी सुविधा मौजूद नहीं थी, जिसे हम पौष्टिक भोजन बोलते हैं, प्रोटीन से भरपूर और तरह तरह के मापदंड है भोजन मापने का, ऐसा उस ज़माने में नहीं था। लेकिन बावजूद सिर्फ कसरत करके अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के, अपने शरीर के अंदर की आंतरिक क्षमता को विकसित करके, और उनकी प्रजा इतनी स्वस्थ हो गई कि उनका राज्य पूरी तरह से इस दृष्टिकोण से खुशहाल हो गया। और परिणाम ये हुआ कि उनके राज्य में न सिर्फ फ्रंट लाइन जो सैनिक थे, बल्कि सेकंड लाइनअप भी सैनिकों की एक बड़ी तादाद तैयार हुई, अर्थात उनका राज्य पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। मैं पुनः आज आप सबों से निवेदन करता हूं कि इस कहानी को आप पुनः दोहराकर सुनिए, YouTube पर देखिए और जानने की कोशिश कीजिए, और इस बात का प्रयास कीजिए कि सुबह का जो समय है वो आप भी ऐसा कुछ करें जिससे आपका इम्यूनिटी पावर बढ़े, आपका प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ आज की तारीख में सबसे बड़ी जो अवगुण है कि हम लोग परिश्रम करना सामाजिक दृष्टिकोण से अवमानना मान चुके हैं। कोई यदि पैदल चलता है तो मानते हैं कि वो कंजूसी कर रहा है। कोई यदि घर में कुछ फैसिलिटी ना लगाए, जैसे आज की तारीख में कोरोना आने के बाद ये बात लोकप्रिय हो रही है कि कम से कम प्रयास करें या एसी से परहेज करें, एसी से दूर रहें। तो इस प्रकार की जो गैर ज़रूरी सुविधाएं हैं उसका प्रयोग करने से बचें, ताकि जो आपका जो शरीर है वो अपने आप में सुदृढ़ हो, सबल हो। एक उदाहरण मैं छोटा सा देता हूँ। वैसे तो हम अपना शारीरिक स्वस्थ मतलब रखने के लिए, शारीरिक स्वस्थता के दृष्टिकोण से जितना ज़रूरी है, सिक्स पैक्स बनाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप को फिट रखने के लिए जितना एक्सरसाइज करना चाहिए हम एवरीडे करते हैं। और न सिर्फ आज बल्कि अपने बाल्यावस्था से, जिस समय हमारी आयु मुश्किल से 10 से 12 वर्ष होगी, मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि इतना प्रयास तो कम से कम हम लोगों को करना ही चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकें। कल हमने समय से 1 घंटा पैदल चला। 1 घंटा पैदल चलने में हम करीब करीब 5 किलोमीटर का जो दूरी है वो हम तय किए। और 1 घंटा समय से चलने के बाद हमें महसूस किए कि अंदर से ज़ोर से भूख लगी है। हालांकि वो सुबह सुबह का समय था। 7:30 से हम चलना प्रारंभ किए और 8:30 तक, अर्थात 1 घंटा चले। और 1 घंटा चलने के बाद हम ऐसा महसूस किए कि अंदर से भूख जिसे हम बोलते हैं वो जागृत हुई। दोबारा इस प्रश्न को उठाने का मेरा मकसद ये है कि आज की तारीख में जब हम अपने परिवार में देखते हैं कि जो किशोर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भूख ही नहीं लग रहा है। एक बार वो खाना खा लें तो बड़े बुजुर्गों की भांति 12 घंटा तक उन्हें खाने के लिए यदि कुछ कहा जाए तो मानो उन्हें आप कोई तकलीफ़ दे दिए, कोई सज़ा दे दिए। अब बताइए कि 14 साल का, 15 साल का, अर्थात जो अंडर 18 बच्चे हैं, 10 साल या उससे कम के जो बच्चे हैं, जिन्हें का शारीरिक विकास अभी अत्यंत आवश्यक है, पर्याप्त मात्रा में शरीर को प्रोटीन और विभिन्न प्रकार का विटामिन्स की ज़रूरत है, जब बच्चा भोजन ही नहीं करेगा तो उसे इसकी आपूर्ति कहाँ से होगी। दूसरी चीज़ कि आज कोई भी घर ऐसा नहीं है जो ये बात कह सकता है दावे के साथ कि हमारे घर के सभी सदस्यों को प्रतिदिन कम से कम आधा लीटर दूध अवश्य मिलता हो। क्योंकि आज भारतीय समाज ग्रामीण व्यवस्था होने के बावजूद घर में
पशुपालन पर, विशेषकर दुधारू पशुपालन से इतना दूर हो गया है कि किसी भी घर में मुश्किल से 2-4% को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी घरों में दूध का पर्याप्त प्रबंध नहीं है। और परिणाम यह है कि हम लोग सिर्फ चावल रोटी वगैरह पर आश्रित ज़्यादा हो चुके हैं, अर्थात आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और जितनी आवश्यकता है उससे कई गुना कम प्रोटीन, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मुझे या किसी को भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि शरीर को जो चीज़ चाहिए वही चाहिए, उसके बदले में अगर हम कोई दूसरा चीज़ देते हैं और ये मान लें कि हम स्वस्थ रहेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। शरीर के पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में और प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दे और अपना ज़रूरत को पूरा करे। तो हम बात कर रहे थे बच्चों पर कि आज की तारीख में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भूख ही नहीं लगता है। आप यदि खेलने का मौका नहीं देंगे, ग्रामीण समाज में भी, शहरों की बात तो छोड़ दीजिए, बच्चों को खेलने के लिए सिर्फ अगर 2-3 महीना गर्मी का समय, जिस समय खेत खाली रहता है, छोड़ दें तो बच्चों को खेलने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं और ये हो रहा है कि घर में बैठे बैठे मोबाइल पे गेम खेलते हैं, जिसे हम वीडियो गेम भी कह सकते हैं, या बैठे बैठे कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे समय उनका बीत जाता है लेकिन शरीर से पसीना नहीं निकलता है। तो हम इस बात पे जोर देते हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था विकास करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी व्यवस्था अपनाने की ज़रूरत है जिससे समाज का हर वर्ग, बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, किशोर, पुरुष, महिला, सबको शरीर से इतना अवश्य परिश्रम करने का सुविधा मिले जिसे हम जिम ही कह सकते हैं, ताकि वो अपने शरीर से पसीना प्रतिदिन एटलीस्ट 45 मिनट अवश्य बहाए। मैं समझता हूँ कि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं, अन्यथा यदि हम जीवन की भागदौड़ में खूब आगे बढ़ जाएं, खूब हम आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न हो जाएं, तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा, ऐसा सोचना गलत है। और जब यदि हम स्वस्थ ही नहीं हैं तो हम अपने लिए ही कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम परिवार, समाज और देश के लिए कैसे कुछ योगदान कर सकते हैं। इन बातों पे गौर कीजिए और राम राया का जो उदाहरण है, मैं समझता हूँ कि उस पर हम सबको अमल करना चाहिए ताकि हमारा समाज लाभान्वित हो। धन्यवाद।